हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर मैथ्स क्लासेस। तो आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 जो सेट है उसको आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है क्लास 11th का, वेरी फर्स्ट चैप्टर। तो चलते स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सेट क्या है। देखो, सेट का जब भी वर्ड का नाम आता है ना तो आपके दिमाग में आता होगा, जैसे आप नई क्लास में जाओगे तो आप एक न्यू बुक सेट लाओगे। क्या लाओगे? बुक सेट, है ना। जस्ट सपोज कि आप 11th क्लास के ही बुक सेट लेकर आ रहे हो तो आप उस दुकान वाले को क्या बोलोगे कि मुझे 11th क्लास का बुक का सेट दे दो, बुक का सेट दे दो, है ना। इसका मतलब ये सिंपल सा होगा कि उस बुक का वहाँ पे कलेक्शन होगा। बुक का क्या होगा? वहाँ पे कलेक्शन होगा, और वो सभी बुक का जो कलेक्शन होगा वो बिलोंग करेगा किससे? 11th क्लास, है ना। किससे बिलोंग करेगा? आपके 11th क्लास से वो बिलोंग करेगा। ठीक है। इसका मतलब जो भी 11th क्लास में अगर आप साइंस मैथ के स्टूडेंट हो तो जो भी बुक्स होगी वो आपको बुक्स वो दुकान वाला दे देगा। बात आई समझ में? तो यहाँ से एक्चुअल में अगर सेट का मतलब देखें तो एक्चुअल में सेट का मतलब होता है कलेक्शन, है ना। एक्चुअल में सेट का मतलब क्या होता है? कलेक्शन। लेकिन ये जो कलेक्शन है वो आपका वेल डिफाइंड होना चाहिए। क्या चाहिए? वेल डिफाइंड आपका कलेक्शन होना चाहिए। ठीक है। अगर हिंदी में बोले तो सुपरिभाषित आपका कलेक्शन होना चाहिए। यानी जो वो कलेक्शन है शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, है ना। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर आप पहले किसी एक दुकान वाले पे पास गए और उसने आपको यही मैथ्स की बुक, यही फिजिक्स की, यही केमिस्ट्री की 11th क्लास का, दूसरे दुकान वाले के पास जाओगे वो सेम का सेम आपको क्या देगा? वही बुक्स देगा। तो इसका मतलब वो आपका क्या हो गया? एक कलेक्शन हो गया, यानी वो आपका एक सेट हो गया। बात आई समझ में? तो सेट की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, है ना, व्हाट इज सेट, तो सेट का मतलब होता है क्या? वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, तो ध्यान रखना कि जितने भी आपके पास वेल डिफाइंड जो भी कलेक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो आपका क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड। तो इसका हो जाएगा कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, आई होप आपको बात समझ में आई होगी। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मीन्स ये जो वेल डिफाइंड ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हुआ ये कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए पर्सन टू पर्सन, वेरी नहीं करना चाहिए। अगर एक पर्सन ने वो कलेक्शन बताया तो दूसरा पर्सन भी वही कलेक्शन बताइए तो वो आपका सेट हो जाएगा। जस्ट सपोज एक एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, इसके अंदर एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे मैं बोलूँ ये वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है, जितने भी आपके पास वोवल है इनका आपको कलेक्शन बताना है। ठीक है। तो अगर आपने किसी को भी पूछा तो वो यही बताएगा ए, ई, आई, ओ एंड यू, यही आपको कलेक्शन बताएगा, नहीं बताएगा, है ना, क्योंकि वोवल्स तो यही होता है। तो ये जो है वो आपका वेल डिफाइंड है, ये जो है वो आपका क्या है? वेल डिफाइंड है। इसको हम बोल देंगे सेट। क्या बोल देंगे? सेट। लेकिन जैसे मैं आपको बोलूँ कि टॉप 10 बेस्ट एक्टर, तो हो सकता है कि कोई जो है वो बेस्ट एक्टर अलग ही बताए, मैं एक का ही नाम ले लूँ तो मान लो कोई अमिताभ बच्चन बताए, कोई बोले नहीं आमिर खान है। तो ये जो कलेक्शन वो क्या हो रहा है? पर्सन टू पर्सन वेरी हो रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि वो आपका सेट नहीं होगा। तो सेट का मतलब होता है सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब सेट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे करते हैं? तो सेट को हम हमेशा कैपिटल लेटर से शो करते हैं, और ये जो जितने भी होते हैं इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इनको? एलिमेंट्स। ठीक है। और ये जो एलिमेंट्स है वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या होता है? आपके पास रहते हैं। ठीक है। तो इसी को मैं ऐसे लिखूंगा ए, ई, आई, ओ, यू। ध्यान रखना ये कर्ली जो ब्रेसेस जो ब्रैकेट होता है इसी के अंदर ये क्या रहेंगे आपके? हमेशा ये एलिमेंट्स को आपको लिखना है। ठीक है। इसके अलावा दूसरा कोई भी इधर आप ब्रैकेट का यूज़ नहीं लोगे, वरना वो आपका गलत हो जाएगा। आई होप कि ये बात आपको जरूर समझ में आई होगी। दूसरा है कि इसके अंदर एलिमेंट कभी क्या नहीं करना चाहिए? रिपीट नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, एलिमेंट शुड नॉट बी रिपीट। तो एलिमेंट जो होता है वो वापस आपका रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये जो है आपका पास सेट, तो किसी भी सेट को हम कैपिटल लेटर से शो करेंगे और इन सबको हम उनके बोलेंगे एलिमेंट्स। क्या बोल सकते हैं? एलिमेंट्स, या इसको मेंबर्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इसको मेंबर भी बोला जा सकता है। तो आई होप कि ये आपको बात जरूर समझ में आई होगी। ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं
कि ये जो सेट है इसको रिप्रेजेंट करने के दो मेथड हो सकते हैं, दो तरीके हो सकते हैं, ठीक है। एक तरीके का नाम है रोस्टर फॉर्म, है ना, एक का नाम है आपका रोस्टर फॉर्म, या इसी को हम टेबुलर फॉर्म भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म बोलो या टेबुलर फॉर्म बोलो, एक ही बात है। दूसरा जो होता है वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होता है आपका? सेट बिल्डर फॉर्म। तो जो दूसरा है वो है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। तो दो टाइप के आपके क्या होता है इधर, इनको शो करने के या इनको दर्शाने के, इनको रिप्रेजेंट करने के ना मेथड होता है, ठीक है। तो एक मेथड का नाम है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, एंड सेकंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये दोनों है क्या, इसको आप जरा समझें, ठीक है। तो अगर हम बात करें रोस्टर फॉर्म, तो ये जो लिखा हुआ है इसको हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। ये जो लिखा हुआ ये आपका क्या होता है? रोस्टर फॉर्म होता है, ठीक है। यानी जो एलिमेंट्स होता है इसको हम लिख देते हैं। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में ये जो एलिमेंट्स है उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में लिखा जाता है, या उनके बारे में हम शब्दों के रूप में लिखेंगे, वर्ड्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिख सकते हैं? जैसे अगर मुझे इसी को अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है ना, इसी को मुझे अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा तो मैं ऐसे बोलूँगा एक्स सच डैट, एक्स एक एलिमेंट है जो इस प्रकार है कि एक्स इज़ vowel, x is a vowel in English alphabet, in English alphabet, in English alphabet। तो ये जो फॉर्म हुई उसको हम बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। ये क्या हुई आपकी? सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो इसी को अगर रोस्टर फॉर्म में करना है तो इसी को हम क्या लिख देंगे? AEIONU। तो ये जो हुई वो आपकी हुई सेट बिल्ड, ये जो आपकी रोस्टर फॉर्म हुई और ये हुई आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये तो आपके पास हुई सेट बिल्डर फॉर्म और ये आपकी होगी बिल्डर फॉर्म। तो आई होप कितनी सी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। रोस्टर या टेबुलर फॉर्म है ना, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म ये होगी और ये आपके पास होगी सेट बिल्डर फॉर्म। तो आई होप कि इतनी सी बात आपको ज़रूर समझ में आई होगी कि ये क्या होते हैं। इन सब को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोला जाता है, ठीक है। तो आई होप बात आपको जरूर समझ आई होगी। तो अब हम कुछ मैथमेटिकल के अंदर भी क्या होता है आपके कुछ सेट्स होते हैं, उन सेट्स को हम क्या करते हैं अभी डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन कौन से आपके सेट्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले आपको पता है जितने भी आपके नेचुरल नंबर है वो भी एक सेट है जिसको हम n से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? n। तो n एक्चुअल में क्या हुआ? n हुआ द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करेंगे। और नेचुरल नंबर में क्या क्या आ जाएगा आपका? तो 1 2 3 सो ऑन। तो ये सारे के सारे जो नेचुरल नंबर है वो सारे के सारे इसके अंदर काउंट हो जाते हैं, ठीक है। सेकेंड वन इज जेड। सेकेंड वन क्या होगा आपका? जेड। तो जेड का मतलब होता है इंटीजर, है ना। तो ये हो जाएगा द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, ऑल इंटीजर। तो इंटीजर के अंदर आपके नेगेटिव नंबर भी आएंगे, जीरो भी आएगा और पॉजिटिव नंबर भी आएगा, ठीक है। तो माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट जो भी है आपको सेट, उसको हम जेड से डिनोट करेंगे, जो किसको शो करता है? इंटीजर्स को शो करता है। फिर हम लिखेंगे क्यू। तो क्यू हुआ सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। और आर जो हुआ, आर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हुआ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ये किसका हुआ? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ठीक है। और अगर आपके पास जेड प्लस आ जाए, क्या आ जाए? जेड प्लस, तो ये पॉजिटिव इंटीजर को बताएगा। ये किसको बताएगा आपके? ये सेट होगा किसका? पॉजिटिव इंटीजर का। और अगर इसकी जगह क्यू प्लस आ जाए तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर का होगा। क्या होगा आपका? पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। और आर प्लस आ जाए तो पॉजिटिव रियल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव रियल नंबर। और रियल नंबर इंटीजर इन सब के बारे में आप क्लास 10th या क्लास 9th 8th में आप अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये जो भी होता है वो आपके पास जितने भी मैथमेटिकल जितने भी सेट है उसको हमने बताया, ठीक है। तो आई होप कि इतनी बात आपको ज़रूर समझ में आई होगी। अब अगला जो कॉन्सेप्ट आता है वो होता है बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू, ठीक है। तो अगला जो कॉन्सेप्ट आता है वो बिलोंग्स का आता है। तो बिलोंग्स के कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ? देखो, बिलोंग का मतलब क्या हुआ?
अब मुझे बताइए बिलोंग का मतलब क्या हुआ। बिलोंग का मतलब होता है उससे संबंधित या उससे कुछ संबंध होना, है ना। तो अगर वो एलिमेंट उस सेट के अंदर प्रेजेंट होगा तो हम उसमें बिलोंग लगा देंगे, तो इसको हम इस टाइप से शो करेंगे। और अगर उससे सेट से उसका एलिमेंट नहीं होगा तो हम बिलोंग नॉट टू। जैसा अगर मैं बोलूँ कि ए, इस सेट की बात करूँ तो ए इज़ बिलोंग टू सेट ए, तो इसका मतलब ए एलिमेंट जो है वो सेट ए में क्या है, प्रेजेंट है, इसलिए मैं बिलोंग का लगा दूंगा। और अगर ये प्रेजेंट नहीं होता मैं तो नॉट बिलोंग का लगा देता, लाइक डी इज़ नॉट बिलोंग टू सेट ए, है ना। तो ये बस कॉन्सेप्ट है आपका बिलोंग का और नॉट बिलोंग का। तो बस इतनी सी बात आपको क्या करनी है, इसके अंदर ध्यान में रखनी है। तो ये जो चैप्टर नंबर आपका 1.1 जो आपकी एक्सरसाइज होगी उसके बारे में इतना आपको पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।